सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए हुए थे इंडक्शन मोटर के कुछ टाइप्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किया हुआ था। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। आज के सेशन में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। गुड एप्लीकेशन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। तो आज के सेशन में हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो देखने वाले हैं, राइट। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है, राइट। तो जिस डेट पे आप इन कोर्सेज को परचेस करते हैं उसी सेम डेट पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। CBT 1 का एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो केवल और केवल CBT 2 पे अभी आपको फोकस करना है। जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि RRB JEE के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इमीडिएट बेसिस पे आफ्टर द एनरोलमेंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेट मत करिए, CBT 1 2 का भी एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। गेट 2027 का जो कोर्स है नाउ अवेलेबल ऑन 5,555 रुपीज़। गेट एकेडमी के जो गेट के कोर्सेस हैं, जैसे कि 25 का जो कोर्स है वो आपको 2,222 में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में अवेलेबल है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESE नॉन टेक्निकल 777 में एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, EMT, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर। तो आप एज पर योर चॉइस इंडिविजुअल सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 2025 की जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ऑफिशियल गेट पेपर देने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के थ्रू अगर आप टेस्ट देने के बाद प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सा वीक पोर्शन अभी है आपका, राइट, कहाँ पे और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर लिए और आपको कितना टाइम लग रहा है, इस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू धीरे धीरे आप इन 76 टेस्ट के साथ अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करते जाते हैं, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स आप कंडक्ट कर रहे हैं उनको रेक्टिफाई करने का आपको मौका मिलेगा, जिससे ऑफिशियल गेट पेपर में आप कोई भी मिस्टेक कंडक्ट ना करें, राइट। और गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि सारे के सारे स्टैंडर्ड एज पर द गेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। यूनिक क्वेश्चन है, जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में
कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कुछ उसी तरीके से यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन इन 76 टेस्ट में रखा गया है। तो आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। जनरल एप्टीट्यूड, गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का अच्छा खासा वेटेज होता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स आपका कवर करता है ओवरऑल गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि किसी भी टेक्निकल पेपर से ज़्यादा मार्क्स का वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का होता है। गेट एकेडमी की टीम डेडिकेटेड एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो गेट के एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे। इस ई बुक में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस ई बुक में 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन, प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कहीं और विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ये बुक एरर फ्री है, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन टू दी पॉइंट ये बुक, ई बुक आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में बात कर रहे थे और उसके रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर के बारे में बात किया, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में बात किया। आज के सेशन में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के बारे में बात करेंगे, राइट। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, अदर नाम से भी जानते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर्स, इजंट इट। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इसी तरीके से है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के साथ परमानेंटली कनेक्टेड होती है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई हम लोगों ने दिया, यहाँ पे मेन वाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है, जो कि हायर नंबर ऑफ टन्स है यहाँ पे मेन वाइंडिंग, और यहाँ से सिंगल फेज एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं। कैसा कैपेसिटर है ये? इलेक्ट्रोलैटिक कैपेसिटर। और यहाँ पे सम नंबर ऑफ टन्स प्रोवाइडेड है फॉर टू रिप्रेजेंट दी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, राइट। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटर परमानेंटली मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है पैरेलली। और यहाँ पे आपका स्क्वायरल केज रोटर कुछ इस फैशन में, स्क्वायरल केज, ठीक है। तो ये पार्ट था स्टेटर का, ये पार्ट है रोटर का, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। और ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो कि परमानेंटली मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। सॉरी फॉर द टेक्निकल इंटरप्शन। तो यहाँ तक हम लोग कवर किए कि सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देख चुके हैं, राइट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, व्हाट हैपेंस, सम टेक्निकल डिफिकल्टीज आर देयर, लेट मी सॉल्व दिस।
राइट। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज, यहाँ से जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे उसका फेजर अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, रेफरेंस फेजर, दिस इज द वोल्टेज फेजर। तो जो मेन वाइंडिंग में करंट जा रहा है, क्योंकि हर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लैगिंग पोजीशन होगा इनका। तो यहाँ पे लैगिंग करंट हम लोग ड्रॉ कर लिए, दिस इज आई एम, मेन वाइंडिंग करंट, यहाँ पे जो इस तरफ फ्लो हो रहा है मेन वाइंडिंग करंट। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है, या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो करंट है वो अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना रहे तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो ये वोल्टेज से लीडिंग पोजीशन पे होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी है यहाँ पे, प्योर कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री से नहीं, सम एंगल से ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लीड करेगा। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, राइट। तो यहाँ पे एंगल डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ पे भी 90 डिग्री ही रखते हैं, अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ही देखने के लिए मिलेगी। जो कि इसका कॉम्बिनेशन आई एस और आई एम जो फेजर सबमिशन करें हम लोग, तो इन दोनों का जो फेजर सम है यहाँ पे कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो जो एल्जेब्रिक सम, सॉरी फेजर सम है, उसका करंट, जो मेन करंट, टोटल करंट फ्लो कर रहा है, उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो आई यहाँ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का, उसको फाई से डिनोट किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ही केवल कैपेसिटर नहीं कनेक्टेड है, कैपेसिटर वाली वाइंडिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग भी कनेक्टेड है और रनिंग के कंडीशन में भी कनेक्टेड है। तो जो टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा, वो स्मूथ कर्व देखने के लिए मिलेगा, हायर स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क नहीं डेवलप हो पा रहा था, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी टॉर्क और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी टॉर्क मिल रहा था। तो जिसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टू फेज में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, दो वाइंडिंग्स कनेक्ट किए, कि केवल और केवल मेन वाइंडिंग के थ्रू, सिंगल फेज वाइंडिंग के थ्रू हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, टू फेसेस के थ्रू हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए टू फेसेस में इनको ब्रेक किया, सिंगल फेज करंट को टू फेसेस में फ्लो करवाया, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टू फेसेस के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है, फील्ड क्रिएट हो रही है, उसी सेम डायरेक्शन में टॉर्क का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा और मशीन रन करना चालू कर देगी। तो परमानेंटली कैपेसिटर कनेक्टेड है, परमानेंटली ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो वो टॉर्क, हायर स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। एंड उसका कर्व जो है, जैसे कि प्रीवियस केसेस में हम लोग स्विच को ऑफ करते थे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को, तो इस तरीके से कर्व रनिंग के कंडीशन में देखने के लिए मिलता था। और लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड है, तो हायर स्टार्टिंग हायर रनिंग टॉर्क देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस था यहाँ पे। फर्दर अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, तो there is no centrifugal switch and capacitor is continuously connected to supply along with the starting winding। कैपेसिटर कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, किसी भी तरीके का कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कनेक्ट करें एंड रनिंग के टाइम पे उसको स्विच को ओपन कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमानेंटली कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग इसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के नाम से जानते हैं। The design is such that if start and run as two phase motor, but capacitor start as two phase motor and run as single phase motor, right, with low power factor, isn't it? तो यहाँ पे पावर फैक्टर रनिंग के टाइम पे भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटर कनेक्टेड है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होता था, वहाँ पे रनिंग के टाइम पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हेल्प से ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर लेते थे, जिससे ओवरऑल केवल और केवल मेन वाइंडिंग का जो करंट है वही देखने के लिए मिलता था। तो जो कि टोटल करंट होता था, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लैगिंग करंट, पावर फैक्टर देखने के लिए मिलता था, मोर लैगिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पावर फैक्टर बेटर होगा, राइट। द डिजाइन इज सच दैट इफ it start and run as two phase motor,
बट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होता था, स्टार्ट एज टू फेज मोटर, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहती थी स्टार्टिंग के टाइम पे, देन रिमूव कर दी जाती थी, तो रन एज सिंगल फेज मोटर की तरह रन करता था विथ लो पावर फैक्टर। कैपेसिटर रन मोटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर साइलेंट ऑपरेशन। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, तो साइलेंट ऑपरेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। कैपेसिटर रन मोटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर साइलेंट ऑपरेशन। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता तो बार बार स्विचिंग करने की वजह से आपको सब काइंड ऑफ नॉइज भी ऑब्जर्व होती, तो ये साइलेंट ऑपरेशन के लिए बेस्ट है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इज स्मूथ विदाउट एनी स्विचिंग एक्शन and offers smooth running with less noise. Smooth running with less noise. Therefore, preferred for silent operation exclusively in all fans, ceiling fans जो आपके घर में देखने के लिए मिलता है, एंड एयर कंडीशनर्स में इनका यूज किया जाता है। ऑपरेटेड एट गुड पावर फैक्टर सो कैन रन कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। पावर फैक्टर बेटर होने से करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मैग्नीट्यूड करंट का कम होगा, जिससे के कारण लॉन्ग लॉसेस कम होंगे एंड लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूसली रन करने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, जिसको परमानेंट कैपेसिटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक सैडेड पोल मोटर बचा हुआ है, वो हम लोग कवर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हुए। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है सैडेड पोल इंडक्शन मोटर का। राइट, तो आज के सेशन में हम लोग कवर कर चुके हुए हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सैडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फेजर्स को ध्यान दीजिएगा कि ये स्टार्टिंग के टाइम पे भी सेम फेजर रहेगा, रनिंग के टाइम पे भी सेम फेजर रहेगा। प्रीवियस केसेस में क्या होता था, स्टार्टिंग के टाइम पे क्योंकि ऑक्सिलरी करंट रहता था तो फेजर कुछ और होता था, एंड रनिंग के टाइम पे ऑक्सिलरी करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमूव कर दी जाती थी, तो ऑक्सिलरी करंट नहीं रहता था, जिसको आईएस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो केवल और केवल मेन करंट से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि टोटल करंट होता था। ये कुछ थेरी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि अंडरस्टैंडिंग में आपको बेनिफिट होगा इसका। राइट, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग शैडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। देन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट था वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है शैडेड पोल इंडक्शन मोटर का, नेक्स्ट सेशन में वो भी कवर कर लेंगे। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हुए हैं। दो फील्ड्स क्रिएट होती हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना फील्ड के कारण टॉर्क जनरेट हो रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि पैसेंजर ट्रेन वगैरह में थ्रू दी हेल्प ऑफ कॉम्ब या फिर पेन की हेल्प से हम लोग अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो उसी डायरेक्शन में रन करना चालू कर देगा। राइट, तो बार बार तो आप पेन लेके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट मशीन को स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह रन कराने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हेल्प ले रहे थे, जिससे सिंगल फेज का करंट अगेन टू फेसेस में डिवाइड कर दिया जा रहा था, मेन वाइंडिंग करंट एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट, और टू फेसेस के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट होगी तो टॉर्क भी क्रिएट होगा, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट होगा। एंड देन जब मशीन रन करना चालू कर दी तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आप रिमूव कर लीजिए, केवल मेन वाइंडिंग का करंट है, तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर के कारण, कि मशीन ऑलरेडी रन कर रही थी, उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एक्सटर्नल फोर्स मशीन को ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करती रहेगी कंटिन्यूअसली। यही कॉन्सेप्ट था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट सेशन में एक और नया कॉन्सेप्ट है सैडेड पोल मोटर का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी